डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम कोहेशन एंड कपलिंग के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो कपलिंग है उसका बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है और कोहेशन का फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है। कपलिंग की अगर हम बात करें तो कपलिंग जो है वो हमें इंटरडिपेंडेंसी दिखाती है। कोहेशन हमें ये बताता है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हमने किसी मॉड्यूल में किसी फंक्शन में यूज़ किए हैं वो अपने टास्क को फुलफ़िल करने में कितने सक्षम हैं। स्टूडेंट्स, द पर्पस ऑफ डिज़ाइन फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम गिवन इन द SRS डॉक्यूमेंट। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बहुत सारे फेजेस होते हैं। इन फेजेस के बारे में आपको बताया गया था कि सबसे पहले क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग की जाती है, सारे फैक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है, कस्टमर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर किन यूज़र्स को टारगेट करना चाहता है, कितना बजट है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग फेज़ के बाद में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। और इस SRS डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम डिज़ाइन फेज़ को परफॉर्म करते हैं। डिज़ाइन फेज़ में किसी भी गिवन प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस को मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा डिज़ाइन फेज़ का आउटपुट होता है उसे हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको SDD कहते हैं। बेसिकली वो जो हमारी डिज़ाइन है वो दो पार्ट की प्रोसेस है। एक इटरेटिव प्रोसेस है, जैसा कि देखिए इटरेशंस का बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हम कुछ सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होता है और दूसरा हमारे पास में एक टेक्निकल डिज़ाइन होता है। स्टूडेंट्स, इटरेटिव प्रोसेस डिज़ाइन एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है, एक टेक्निकल डिज़ाइन है। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की बात करें तो इट टेल्स द कस्टमर व्हाट द सिस्टम विल डू। ये बताता है कि कस्टमर को ये बताता है कि सिस्टम क्या करेगा, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों प्रिपेयर किया गया है। स्टूडेंट्स, सेकंड अगर हम बात करें टेक्निकल डिज़ाइन की, तो जो हमारा टेक्निकल डिज़ाइन है वो हमें ये बताता है कि जो सिस्टम के बिल्डर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें कि इस सिस्टम का एक्चुअल हार्डवेयर क्या है और किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मींस टेक्निकल डिज़ाइन में हम सिस्टम से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, उनकी क्या वाइटिलिटी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कितने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कौन कौन से ऑटोमेटेड टूल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि आपको इस डायग्राम में देख के पता चल रहा होगा कि हमारे पास में दो डिज़ाइन हैं, एक हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है, दूसरा हमारे पास में टेक्निकल डिज़ाइन है। अगर हम इन डिज़ाइंस की बात करें तो बेसिकली एक्टर्स, देखिए एक्टर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली उस डिज़ाइन से इंटरफेसिंग करते हैं। एक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं, वो पर्सन्स हैं जिनका डायरेक्टली इंटरफेसिंग होता है उस पर्टिकुलर सिस्टम से, उनके रिव्यूज़ लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कस्टमर हमारे लिए एक एक्टर है, कस्टमर का फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है कि जो भी हमने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्रिएट किया है वो उसके लिए यूज़फुल है या नहीं है, उनके रिव्यूज़ को देखा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगर हम सिस्टम डिज़ाइनर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में टेक्निकल डिज़ाइन के लिए जो सिस्टम डिज़ाइनर है वो एक्टर है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन होगा, उस सिस्टम डिज़ाइनिंग के बेसिस पर हम पर्टिकुलर टेक्निकलिटी को फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास में ऐसी टेक्निकल टीम है जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकेगी या फिर हमें न्यू हायरिंग्स करनी पड़ेंगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऑटोमेटेड टूल्स हमें यूज़ करने होंगे, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की बात करें किसी भी सिस्टम में, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो होता है वो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कि कस्टमर आपका अंडरस्टैंड कर सके। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि अगर हम एटीएम मशीन्स की बात करें वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अगर आप कहीं साउथ इंडियन स्टेट में जाएंगे तो उनकी लोकल लैंग्वेज आएगी। मीन्स वहाँ पर जो भी सिस्टम तैयार किया जाएगा उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। मीन्स लोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो होता है वो हमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है। वो हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन डिस्क्राइब करता है किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को। मीन्स इस पर्टिकुलर सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका बेसिक पर्पस होता है बिलिंग को परफॉर्म करना। स्टूडेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो रहा है तो उसका बेसिक पर्पस है सिटिंग को मैनेज करना। तो ये सारी की सारी बातें आपकी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में देखी जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मीन्स इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। कॉन्सेप्ट है कि मुझे एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की, सी लैंग्वेज यूज़ की तो उसमें हमें डिफरेंट डेटा एब्स्ट्रैक्ट लेने होंगे। C++ में डिफरेंट होते हैं, जावा में डिफरेंट होते हैं। मीन्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपका SRS डॉक्यूमेंट पे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसके बेसिस पर ही कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि कस्टमर हमारे क्या होते हैं, एक्टर होते हैं। मीन्स कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम टेक्निकल डिज़ाइन की बात करते हैं। देखिए, अगर हम टेक्निकल डिज़ाइन की बात करें तो टेक्निकल डिज़ाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे सिस्टम डिज़ाइनर होते हैं जो कि प्रॉपर इंटरफेस दिखाएंगे, ये कि इस तरीके का हम एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं। टेक्निकलिटी को शो करने के लिए सिस्टम डिज़ाइनर एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इंटरफेसिंग किसी भी टेक्निकल डिज़ाइन से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देखा जाता है, यहाँ पर डिज़ाइन को देखा जाता है। स्टूडेंट, फंक्शनैलिटी एंड हायरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। टेक्निकल डिज़ाइन में जितने भी मॉड्यूल्स क्रिएट होंगे उनकी फंक्शनैलिटी को देखा जाएगा, उनकी हायरार्की को देखा जाएगा। मीन्स कौन से मॉड्यूल पहले आना है, कौन सा मॉड्यूल बाद में आना है। आपने देखा होगा कि पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, उसके बाद में सिस्टम और इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सारे के सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके फाइनल आउटपुट को देखा जाता है कि हमें हमारा फाइनल आउटपुट प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, टेक्निकल डिज़ाइन में हम सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को भी देखते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मीन्स सॉफ्टवेयर का प्रॉपर डिज़ाइन क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेटवर्क आर्किटेक्चर को भी देखा जाता है कि मीन्स हम यहाँ पे वाईफाई सपोर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लैन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे। इन बातों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर और फ्लो ऑफ डेटा, इन दोनों बातों का भी कंसिडरेशन होता है। देखिए, फ्लो ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कोहेशन और कपलिंग। कपलिंग इंटरडिपेंडेंसी दिखाती है, कोहेशन हमें ये दिखाता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है।
डेटा जो होता है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देखिए लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं, एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं। फ्लो ऑफ डेटा मीन्स कि हम वहाँ पे कॉल बाय वैल्यू सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर हम वहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स को भी देखा जाता है किसी भी सिस्टम के। टेक्निकल डिज़ाइन हमें इंटरफेसेस के बारे में बताता है, मीन्स जो भी हमारे पास में विंडो प्रिपेयर होके आएगी, कस्टमर जिससे इंटरेक्ट करेगा वो विंडो किस तरीके की है, टेक्निकल डिज़ाइन में ये भी शो किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलराइजेशन की। देखिए, अगर हम मॉड्यूलराइजेशन की बात करें तो मॉड्यूलराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और ये जो पार्ट्स होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होते हैं। मीन्स यहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होंगे जिनका टास्क क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि जिसमें आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आपने क्या किया, एडिशन के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाया, सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाया, डिवाइडेशन के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाया। इट मीन्स जितने भी मॉड्यूल्स होंगे इनका वर्क इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, मॉड्यूलराइजेशन के बहुत ज़्यादा ही एडवांटेजेस हैं, आप कह सकते हैं इट हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि हम यहाँ पे टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आजकल हम जितनी भी प्रोग्रामिंग्स देखते हैं सब में कहीं ना कहीं एक मॉड्यूलर अप्रोच है, हम वहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं वो हैं इजी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, अब इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस इज़ ईजी। दूसरा, यहाँ पे सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। सपोज़ किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में एरर्स आ रही हैं तो हमें सारे के सारे मॉड्यूल्स को डिबगिंग नहीं करना है, केवल उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डिबग करना है जिसमें एरर आई है। स्टूडेंट्स, ए मॉड्यूल कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स एज देयर रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती रहती है उस मॉड्यूल को हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। मींस आप यहाँ पे कोड को एक बार लिखेंगे और बार बार इसका यूज़ करेंगे। मींस मॉड्यूलराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो रीयूजेबिलिटी देता है। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।